जय हिंद। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ आईपीएल की नहीं है, सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि उस पूरी कड़ी की है जहां क्रिकेट एक खेल नहीं रहा, बल्कि राजनीति का टूल बन गया है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जरिया बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का हथियार बन गया है। आज हम समझेंगे 16 दिसंबर से शुरू हुई ये कहानी 6 जनवरी तक कैसे आ पहुंची और अभी भी चल रही है। बीच में क्या क्या हुआ, किसने माहौल बनाया, इसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्ते से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2025 से। आईपीएल 2026 का ऑक्शन होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल करती है। क्रिकेट के लिहाज से ये एक सामान्य फैसला था। मुस्तफिजुर, जिन्होंने आईपीएल में 60 मैचों में 65 विकेटें लिए हैं, साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। और आईपीएल 2026 में पहले वो इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी भी बने जिन्हें किसी फ्रेंचाइजी ने चुना था। उस वक्त तक सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, ना बीसीसीआई ने जताई थी, ना ही किसी राजनीतिक दल ने सवाल उठाया था। लेकिन 48 घंटे के भीतर हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है, जहां दीपू चंद्र दास नामी एक युवक की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, या यूं कह लें कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। दीपू एक कपड़े के फैक्ट्री में काम करता था। उस पर आरोप लगाया गया था उसने सोशल मीडिया पर प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसी आरोप को आधार बनाकर उस भीड़ ने दीपू की बर्बरता के साथ हत्या कर दी, आग के हवाले कर दिया। जो दृश्य वहां से सामने आए उसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं झंझोड़ कर रख दिया। कैसे किसी जिंदा इंसान को पेड़ पर बांधकर आग के हवाले कर दिया जाता है और भीड़ तमाशाही बनी देखती रहती है, वीडियो बनाती रहती है। ये घटना ना सिर्फ निंदा करने वाली है, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। ऐसी किसी भी हिंसा की बिना शर्त निंदा होनी चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश में हो या भारत देश में हो, इसकी निंदा होनी चाहिए। इस हत्या को भारत में कई जगह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का एक बड़ा उदाहरण बनाकर सामने लाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया में उबाल आया, टीवी डिबेट शुरू हुए, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे गए, खासकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जिसे केंद्र सरकार ने पहले ही बांग्लादेश कहीं ना कहीं मान लिया है। एक तरफ हावड़ा ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहीं पार्क सर्कस में हो रहा था, कहीं बांग्लादेश हाई कमीशन के पास हो रहा था। जगह जगह से लोगों का गुस्सा फूटा, लोग आक्रोश में थे। दीपू की हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन इसी दौरान एक और सवाल खड़ा होता है जिस पर ज्यादा बात नहीं हुई। इस समय भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे, खबरें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आने लगे। कहीं क्रिसमस ट्री को तोड़ा जा रहा था, कहीं मॉल में सजे क्रिसमस सेलिब्रेशन को तोड़ा जा रहा था, कहीं फादर को धमकाया जा रहा था। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। जो आग वहां खड़ी भीड़ ने उस पेड़ पर लगाई थी, उसी का शिकार भारत में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों पर दिखना शुरू हो गया। एक खबर आती है कि ओडिशा में एक प्रवासी मजदूर को सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि वो बांग्ला भाषा बोल रहा था। उससे आधार कार्ड मांगा गया, लेकिन जो लोग उस प्रवासी मजदूर से आधार कार्ड मांग रहे थे, उसके बांग्ला बोलने पर क्या उसे कानूनी अधिकार था कि उससे आधार कार्ड मांगा जाए? इस तरह की घटनाएं हो रही थी। इसी के सामने ओडिशा से ये तस्वीर सामने आई, जहां भीड़ द्वारा उस लड़के को खूब मारा गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, आखिर ये कौन है ये भीड़ जिसने दीपू को पेड़ से बांध करके हवाले कर दिया? या ओडिशा में जो भीड़ थी, या पहलू खान की हत्या में जो भीड़ थी, या महाराष्ट्र के साधु को जहां मारा गया वहां उनकी जिसकी मॉब लिंचिंग हुई, या तबरेज अंसारी की जिस भीड़ ने हत्या की, उसकी तुलना आप किस धर्म, किस जाति से करेंगे?
इसका जवाब अगर आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताएं। भारत में सामान्य रूप से हुई लिंचिंग की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने वर्ष 2017 के बाद से मॉब लिंचिंग की अलग से कोई आधिकारिक जानकारी दर्ज नहीं की है। भारत में भीड़ हिंसा के मामलों को अक्सर अन्य मौजूदा कानूनी श्रेणी में डाल दिया जाता है, जैसे मारपीट या दंगा के अंतर्गत इन धाराओं में दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि विभिन्न मानव अधिकार संगठनों और मीडिया मॉनिटरिंग समूह ने 2017 के बाद भारत में लिंचिंग की कई घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। एक मॉनिटरिंग समूह के अनुसार जनवरी 2014 से जुलाई 2018 के बीच भारत में मॉब लिंचिंग की 109 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 78 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में 107 घटना हुई थी, इसकी तुलना में 2020 में लिंचिंग की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई थी और इस दौरान 23 घटनाएं सामने आई थी। देश के विभिन्न राज्यों में कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जिनके पीछे अक्सर गौ हत्या या गौ परिवहन से जुड़ी अपहरण या बच्चों के अपहरण को लेकर के संदेह से धार्मिक तनाव जैसे बनते हैं और ये सब कारण रहे हैं जो भारत में मॉब लिंचिंग होते आए हैं। सवाल ये है कि बांग्लादेश में जिस भीड़ ने दीपू की हत्या की और भारत में जिस भीड़ ने एक प्रवासी मजदूर की हत्या की, क्या उनमें कोई फर्क है? क्या भीड़ का कोई धर्म होता है, कोई जाति होती है, कोई देश होता है, या हिंसा हर जगह एक सी ही होती है? यहीं से क्रिकेट इस पूरी कहानी में एक टूल बन गया। मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि जब बांग्लादेश में हालात इतने संवेदनशील हैं तो केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों रखा? इसी सवाल के साथ केकेआर और उनके मालिक शाहरुख खान सीधे निशाने पर आ गए थे। बीजेपी के कई नेताओं और उनसे जुड़े धार्मिक चेहरों ने शाहरुख खान पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप हैं, फैसले नहीं, लेकिन इसका असर बहुत होता है। संगीत सोम, जो पूर्व बीजेपी विधायक हैं, शाहरुख खान को देशद्रोही और एंटी नेशनल कह डालते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। वहीं प्रवीण खंडेलवाल, जो बीजेपी सांसद है, इसे शाहरुख खान की देशभक्ति की परीक्षा कह देते हैं और साथ ही सवाल करते हैं कि शाहरुख खान भारत के साथ हैं या भारत विरोधी ताकतों के साथ। कौस्तव बागची, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोलकाता में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने नहीं देंगे और शाहरुख खान को भी शहर में घुसने नहीं देंगे। अब यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, निशाना सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों बने? केकेआर में 45% हिस्सेदारी जय मेहता और जूही चावला की भी है, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं किया गया। ऑक्शन के समय जाहिर है हालात असामान्य नहीं थे। उसके बाद क्या बीसीसीआई से सवाल किए गए? सरकार से क्या सवाल किया गया? अगर पहले से ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, तो ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी क्यों आए? इससे जुड़े हुए सवाल ना किसी ने बीसीसीआई से किया, ना ही किसी अन्य लोगों से किया, ना ही किसी अन्य विभाग से किया गया। सवाल सिर्फ शाहरुख खान से किया गया। खान एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक हस्ती में से हैं, जिन्हें ग्लोबल आइकॉन के तौर पे देखा जाता है। यानी दुनिया के कितने देशों में उनका नाम गूंजता है। क्रिकेट के जानकार खुद ये बताते हैं कि खिलाड़ी की चयन या टीम की रणनीति में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। केकेआर में उनका रोल मुख्य रूप से निर्देशक और ब्रांड फेस का ही है, लेकिन बड़ी पहचान, धर्म और हाई वोल्टेज माहौल ने उन्हें सबसे आसान टारगेट बना दिया। यानी ऑक्शन हुआ 16 दिसंबर को, घटना हुई 18 दिसंबर को, उसके बाद मीडिया का दबाव, राजनीतिक बयानबाजी और अंत में बीसीसीआई का हस्तक्षेप। जब मीडिया और राजनीति का दबाव बढ़ता है तब बीसीसीआई कहीं जाकर हरकत में आती है और 3 जनवरी 2026 को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया बयान देते हैं, केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। ये बीसीसीआई का दबाव कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर गया, जो जिस तरह के माहौल देश में बन चुका था, उस माहौल को देखते हुए बीसीसीआई ने बिल्कुल सही फैसला लिया।
16 दिसंबर को ऑक्शन हुआ, 18 दिसंबर को हत्या हुई, उसके बाद मीडिया का दबाव, राजनीतिक बयानबाजी और अंत में बीसीसीआई का हस्तक्षेप होता है। इसके बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की भी प्रतिक्रिया आती है। बीसीबी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है। जैसे ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये खबर मिलती है कि अब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम बीसीसीआई के दबाव के बाद, वहां के राजनीतिक हलचल के बाद बाहर निकालने वाली है, वैसे ही मुस्तफिजुर का एनओसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रद्द कर देता है। जिसके बाद अगर केकेआर चाहता भी तो शायद मुस्तफिजुर को अपने टीम में जगह नहीं दे पाता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अगर हमारी टीम भारत जाती है तो वहां उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें चिंता है, जिसके कारण वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कोई भी बात होगी तो वो सीधे आईसीसी से ही करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। उस बैठक में ये संकेत देता है कि भारत में खेलना सुरक्षित नहीं रहा, इसीलिए वो कोई भी बात आईसीसी से करेगा और भारत खेलने नहीं आएगा। और वो चाहता है कि आईसीसी उनके वेन्यू को हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट कर दे। ये आसान तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने अपना एक पक्ष रखा कि हम भारत नहीं जाना चाहते। अब आईसीसी ने भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आपको आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना है, खेलना है, तो आपको सारे मैचेस भारत में ही आकर खेलने पड़ेंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। और अगर आप नहीं खेलना चाहते भारतीय वेन्यू पे तो आप पॉइंट्स गंवाने के लिए तैयार रहें। बांग्लादेश से अगर रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर कहाँ पड़ सकता है? आपको बता दूं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, यानी वो उसके सामने टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग में कोई नहीं रहता। और दक्षिण एशिया की राजनीति में इसकी भूमिका बहुत अहम रहती है। अगर रिश्ते बांग्लादेश के साथ खराब होते हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर कुछ व्यापारियों पर भी पड़ सकता है। इसका असर ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू पे पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप पे पड़ेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। अंत में सवाल ये नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या अब क्रिकेट भी भू राजनीति का मैदान बन चुका है? क्या खेल जो जोड़ने का काम करता था अब दबाव बनाने का हथियार बन रहा है?